नमस्कार, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो लौट आए अच्छे दिन। एफआईआईज की बिकवाली और चीन की चिंता से टूटे बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान सरकारी कंपनियों ने झेला। पीएसयू, पावर, डिफेंस, रेलवे के तमाम शेयर 20 से 30% धराशायी हो गए। पीएसयू कंपनी ने कुल 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेला, जो कुल गिरावट का 31% है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की गठबंधन की शानदार जीत के बाद पावर में करंट लौट आया है, रेलवे का इंजन गर्म हो रहा है और डिफेंस में नई ताकत दिख रही है। तो क्या यह माना जा सकता है कि पीएसयू, पावर, रेलवे और डिफेंस शेयरों के बुरे दिन खत्म हो चुके हैं और फिर से अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है? आज इस खास शो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे ऐसे शेयर जिनमें है ग्रोथ और वैल्यूएशन का शानदार कॉम्बो, और ये शेयर आपके लिए साबित हो सकते हैं नए मल्टीबैगर। तो चलिए शुरू करते हैं लौट आए अच्छे दिन। तो पीएसयू, पावर, रेलवे और डिफेंस शेयरों में कहां पर निवेश के बेहतर मौके हैं? इन सेक्टर में यहां से कितनी तेजी दिख सकती है? और आपके पोर्टफोलियो के अच्छे दिन लौटाने के लिए और बेहतर मुनाफे की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। रॉकस्टर्ड कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल हैं और एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल हैं। अभिषेक और सनी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। लेकिन एक काम करते हैं, जरा पहले ये समझ लेते हैं कि सरकारी कंपनियों पर फोकस क्यों रहना चाहिए? तेजी जो हो रही है उसके पीछे के ट्रिगर क्या है? ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं? और ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं पीएसयूज में, जो हाल फिलहाल जो तेजी आई है उसके पीछे? जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले जो है अहम ट्रिगर्स के बारे में बता देता हूं। और आपने सही कहा, जो वैल्यूएशंस हैं थोड़े अट्रैक्टिव हो गए, करेक्शन भी हुई है। बीएसई की जो पीएसयू इंडेक्स है वो भी अपने हाई से अभी भी 8 से 9% गिरी हुई है। और याद रखिए, अब जो है इलेक्शंस ख़त्म हो गए हैं, जनरल इलेक्शन ख़त्म हुए, स्टेट इलेक्शन ख़त्म हुए, तो उसके कारण जो है अब गवर्नमेंट अनाउंसमेंट शुरू होने वाले हैं। और जो गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट शुरू होते हैं तो बहुत सारे सेगमेंट्स के अनाउंसमेंट्स देखने मिलते हैं। हाल ही में जो है एनडीए ने जो है विन किया महाराष्ट्र के इलेक्शंस भी, तो बहुत सारे जो ऑर्डर्स है इंफ्रा स्पेस के ऑर्डर्स, वो भी जो हमको महाराष्ट्र स्टेट में दिखने लगे। याद रखिए, शिपिंग, कोस्टल और एक्सपोर्ट्स भी नज़र में रहेंगे, क्योंकि इस बार विंटर बिल के जो सेशन है वहाँ पे प्रस्तुत करने वाले हैं। डीपीएम रूल्स जो थे थोड़े बहुत क्या करते हैं, लाइट कर दिए ताकि वैल्यू क्रिएशन हो, बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस को लेके। और दूसरे जो हाफ है FY25 का, यहाँ पे कैपेक्स टारगेट भी मीट होगा। डिफेंस के बारे में अभिषेक आपने कहा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज हो रहा है तो एक्सपोर्ट ऑर्डर और डोमेस्टिक ऑर्डर दोनों में ही इंपॉर्टेंस देखने मिल रहा है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो हाल ही में आ रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। भारत नेट ऑर्डर हुआ, रेलवे कवच के ऑर्डर हुए, टेलीकॉम सेक्टर की रिलीफ देखने मिली, डिफेंस ऑर्डर्स तो आ ही रहे। एनटीपीसी ग्रीन का लिस्टिंग हुआ, पैन 2.0 के अनाउंसमेंट्स आए। अभी जो है ऑफशोर माइनिंग के जो है ऑक्शन चल रही है, कुछ सब्सिडीज़ भी देखने मिली हैं। लेकिन जब भी आप निवेश करते हैं पीएसयूज़ में, तो इन्फ्लेशन, एग्जीक्यूशन रिस्क और जियोपॉलिटिकल टेंशन, इसको ज़रूर नज़र में रखिएगा। ब्रोकरेज की भी बात कर लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि एग्जीक्यूशन में ज़्यादा फोकस रहने वाला है, यानी कि कंपेयर करें तो स्टिमुलस या रिफॉर्म ज़्यादा नहीं आएंगे, पर एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। मैक्वेरी ने भी कहा कि कैपेक्स जो है 52% लेवल पे, जो है गवर्नमेंट लेवल पे, 40% स्टेट लेवल पे बढ़ सकती है आपके H2 FY25 में। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो है क्वालिटेटिव फैक्टर्स को हमने जो है जॉट डाउन कर दिया आपके लिए, और आपकी तरह पूरी तरह बता दें कि एक्चुअली फंडामेंटली क्यों मूव हो रहा है पीएसयू स्टॉक्स। और हम देखें, ये ट्रेंड हमने पहले भी पकड़ लिया था 18 हाउस स्वदेश में, और हमने ये बात मंडे को ही छेड़ दिया था। बिल्कुल, 18 हाउस स्वदेश ने सबसे पहले आपको आगाह किया था कि ये वो खेमे हैं जहां पर आपको अच्छे तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन शरद ने बता दिया कि देखिए, अच्छी अच्छी चीजें आने शुरू हो गई और एक दो चीजें नहीं, मल्टीपल ट्रिगर्स हैं इन तमाम कंपनीज को लेकर। लेकिन अच्छी चीज आपके पक्ष में यह है कि पिछले 3 महीने में सरकारी कंपनियों के शेयर टूटे हैं। अब वैल्यूएशन थोड़े से आकर्षक भी होते हुए दिख रहे हैं। तो 3 महीने में सरकारी शेयर कितने गिरे हैं, कौन से शेयर गिरे हैं, और अब वैल्यूएशन के पिक्चर क्या है, ये भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम फटाफट करके आपके लिए एक एक बेहतरीन शेयर आपके लिए हम लेकर आएंगे दोनों एक्सपर्ट्स के माध्यम से। आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हमारी सहयोगी। आशीषा, बताइए शेयर कितने टूटे हैं पिछले 3 महीने में,
और वैल्यूएशन की पिक्चर अब क्या कह रही है, और हम रिकवरी की अगर बात करें पिछले कुछ सत्र से, तो वो कितनी है? बिल्कुल, तो बीएसई पीएसयू इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स में पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखें तो सभी स्टॉक्स हरे निशान में है। और इंडेक्स की ही इन पर्टिकुलर बात करें तो करीब 7% की तेजी पिछले 5 दिनों में दिखी है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं, भारत डायनामिक्स करीब 24% का अपमूव पिछले 5 दिनों में दिखा है। इसी के साथ कोचिन शिपयार्ड 20% ऊपर, हुडको 16% की तेजी के साथ कारोबार। वही राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में करीब 15% की तेजी दिखी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, बीईएमएल, मैस्काउडा, कई सारे स्टॉक्स जहां पर करीब 10 से 14% की तेजी केवल पिछले 5 दिनों में दिखी है। लेकिन इसके अलावा एनालिस्ट टेक का बात करें तो पिछले दिनों में रनअप दिखा है, उसके बाद भी ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया काफी पॉजिटिव है। तो हमने ब्लूमबर्ग के हवालों से कुछ खबर निकाली और वहां से निकल कर आया आरईसी में इन लेवल से भी करीब 34% का अपमूव दिखाई दे सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है, कंसेंसस एस्टिमेट है। एलआईसी की बात करें तो करीब 31% का अपमूव दिखाई दे सकता है। कोल इंडिया 30%, ओएनजीसी यहाँ पर ब्रोकरेजेस का मानना है कि 29% का अपमूव दिखाई देगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस, एचएएल, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑयल इंडिया, ये कुछ और पीएसयू स्टॉक्स है और इन स्टॉक्स में भी करीब 25 से 30% की तेजी पिछले दिनों में जो तेजी दिखी है उसके बाद भी नजर आ सकती है। तो हाँ, पिछले कुछ दिनों में तेजी दिखी है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस और एनालिस्ट का नजरिया अभी भी काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल, एनालिस्ट का, ब्रोकरेज का नजरिया पॉजिटिव है, शेयर में चलने की शुरुआत हो गई है। अभिषेक, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। अच्छे ट्रिगर और अच्छे भाव ये दोनों एक साथ आते नहीं हैं, लेकिन ये पीएसयूज में हम फिर से ये सिनेरियो देख रहे हैं। आप कितने कन्विंस्ड है कि जो तेजी अभी शुरुआत हुई है सस्टेन कर पाएगी? इसको लेकर आप कितना भरोसा है आपको? जी, धन्यवाद अभिषेक इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि पीएसयू के अंदर में द रीजन इस तरह की रैली आ रही है क्योंकि यहाँ पे आपको विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ या रेवेन्यू आप कहें वो दिखती है। बिकॉज गवर्नमेंट के केस में आप अगर देखेंगे सालाना जब बजट आता है तो वो वहाँ पे अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके अनाउंसमेंट करते हैं कि वहाँ पे कौन से कोर सेक्टर्स के अंदर में उनका एलोकेशन रहेगा एंड उसके हिसाब से जो पीएसयू कंपनीज है उस डायरेक्शन के अंदर में वो लग जाती है। सो यहाँ पे एक अच्छी बात ये होती है कि हम साल 2 साल के विजन को अगर हम समझें तो कम से कम वो विजन के हिसाब से कंपनियों का ग्रोथ प्लान जो है वो दिखता है। दूसरा है कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी जो है इस करेक्शन में हमने काफी हद तक एक फॉल देखा है यानी एक अच्छा एंट्री पॉइंट सिलेक्टिव स्टॉक्स के लिए बन गया है। सो मुझे लग रहा है कि केयरफुल रहना चाहिए, सिलेक्टिवली रहना चाहिए, बट अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्टिव रहना चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी है। कहाँ है? इसलिए तो अभिषेक और सनी आपके साथ हैं। अभिषेक, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी है तो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपका पहला शेयर कौन सा होगा आज? तो जैसे कि आपके यहाँ से भी अभी डिस्कशन में हो रहे थे कुछ सिलेक्टिव शेयर्स यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है मेरी, उसमें से एक है आरईसी। तो आरईसी जो है वो एक एनबीएफसी है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। ज्यादातर जो पावर फाइनेंस के हिसाब से जो वहाँ पे फाइनेंसिंग का जो काम होता है वो उसकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी है। इन दिनों में क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी ईवी साइड में रहा है तो इनकी जो लोन बुक है उसकी भी इन्होंने टारगेट जो है वो उस तरफ मूव कर दी है एंड इनका टारगेट ब्लेंड ये है कि 30% इनकी जो लोन बुक हो वो ईवी फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज में जाए, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मीटरिंग, एफजीडी इंस्टॉलेशन, बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स, इथेनॉल, जहां से भी एनर्जी की इंप्रोवाइजेशन हो सकती है वहां पे। ओवरऑल अगर हम गवर्नमेंट के हिसाब से भी देखें तो टारगेट बड़े एग्रेसिव है। पावर सेक्टर के 360 गीगावाट जो है कैपेसिटी एडिशन होनी है यहाँ से, दैट इज फ्रॉम FY24 से लेकर FY30 तक। तो एक ये भी विजिबिलिटी दिख रही है कि हमारे यहाँ पे जो पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी एज अ डेवलपिंग नेशन वो बढ़ती रहेगी। तो उससे लिहाज में फिर आरएसी एक नेचुरल बेनिफिशियरी रहेगा। इन टर्म्स ऑफ इस बुक आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। लास्ट 10 साल में एनपीए को उन्होंने कंटिन्यूसली एड्रेस किया है और अभी के हिसाब से अगर हम नेट एनपीए देखें तो वो लेस देन 1% है। तो उस लिहाज से मुझे हर तरह से एक अच्छा लॉन्ग टर्म बेट लग रहा है। मेरा पर्सनल टारगेट यहाँ पे एक साल के नजरिए से 428 रहेगा।
अभिषेक 428 आरईसी का शेयर एक बार जरा फिर से चेक करेंगे, क्योंकि अभी भाव करीब 550 तो भाव अभी है। शायद आपसे देखने में कोई गलती तो नहीं हो गई? जी, करेक्शन आई थिंक सो, एक आगे पीछे का वो डिजिट हो गया है। सो बेसिकली हम करंट भाव से एक 25% का अपसाइड देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बुक वैल्यू है वो इटसेल्फ 357 रुपीज की है। तो वी फील दैट यहाँ से आप एक 1.5 to 2 टाइम्स की बुक देख सकते हैं। ठीक है, 25% के आसपास की ग्रोथ इसमें आपको देखने को मिल सकती है। 500 रुपये के आसपास का भाव है, तो मान के चलिए कि 600 सवा 600 के प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं। आरईसी की बात करें, 550 का भाव है, तो 650 पौने 700 के भाव आपके लिए निकल के आ सकते हैं इस शेयर में। ठीक है, सनी नमस्कार, बताइए आपका पहला शेयर कौन सा होगा पीएसयू स्पेस में? या गुड आफ्टरनून सभी व्यूवर्स को और आपको भी अभिषेक जी। मेरा पहला पिक रहेगा कोल इंडिया लिमिटेड। बेसिकली अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, और हमारा प्राइस टारगेट रहेगा 500 प्लस का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। बेसिकली ये कंपनी को चूज करने का कारण ये है कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट थर्मल कोल प्रोड्यूसर है। FY24 में हमने देखा था कि रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन नंबर कंपनी ने किए थे, तकरीबन 770 मिलियन टन के, जो कि आगे जाके बढ़ करके 838 मिलियन टन और 1 बिलियन टन होने की उम्मीद है अगले 2 से 3 सालों में। एट द सेम टाइम कंपनी ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं अपने कॉस्ट कम करने के लिए, जिसमें जो अंडरग्राउंड जो माइंस होते हैं वहां शटडाउन हम देख रहे हैं। ऑटोमेशन का जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसमें ऑटोमेशन के जरिए कहीं ना कहीं कॉस्ट कम करने की पहल कंपनी ने ली है। ग्रेफाइट माइनिंग में भी रिसेंटली फोरे किया है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो हमारा ये मानना है कि कंपनी FY26 में तकरीबन 40,000 करोड़ के प्रॉफिट दर्ज करेगी। तो अगर हम ईवी बिटा की भी बात करें तो तकरीबन 5 टाइम्स ईवी बिटा पर कंपनी ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड इज मोर देन 5%, और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर भी 10 से कम के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर कंपनी मिल रही है। तो आई थिंक वैल्यू प्लस ग्रोथ बाय है, विद लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, 425 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं कोल इंडिया की। 500 रुपये प्लस के टारगेट, संभावित रिटर्न 18% की, और अवधि 1 साल की आपको रख के चलनी है। कोल इंडिया के शेयर में हमने 550 रुपये के लेवल्स देखे हैं, लेकिन वहां से शेयर ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ और फिर से आपके लिए अपॉर्चुनिटी इसमें बन रही है। अभिषेक, पावर से आपने शुरुआत की, डिफेंस में बताइए, डिफेंस में क्या पसंद है आपको? तो अभिषेक जी, डिफेंस एक काफी बड़ा सेक्टर है। आई मीन उसमें आप आईटी में भी प्ले कर सकते हैं, आप वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है वहाँ प्ले कर सकते हैं। सो काफी हद तक एक बड़ी इंडस्ट्री में काफी सारे प्लेयर्स हैं। मेरा पर्सनल जो पिक है यहाँ पे वो डेटा पैटर्न्स है। एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइडर है ये। आप मान के चलिए कि स्पेस, एयर, लैंड, सी, जहाँ पे भी हम डिफेंस कैपेबिलिटी रखते हैं वहाँ पे इनका ये टारगेट मार्केट रहता है। ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं वो है प्रोसेसर, पावर, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। थोड़ा टेक्निकल है, सो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा, बट ब्रॉडली आप ये कह सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इंडिया की कोर एक्सपर्टीज में काउंट होता है। गोइंग फॉरवर्ड अगेन मुझे लग रहा है कि इंडिया का फोकस वैसे भी काफी हद तक एक्सपोर्ट पे भी है, और खुद डोमेस्टिक स्ट्रेंथ उन्हें बढ़ाना है, जैसे कि सर्वेलेंस रडार, वेदर रडार्स, ब्रह्मोस प्रोग्राम, स्मॉल सैटेलाइट्स। तो ये सारी चीजें जो है अब जाके भारत जो है फोकस कर रहा है कि हम वहाँ पे अपनी एक बड़ी पोजीशन बना सके ग्लोबल लेवल पे। ऑर्डर बुक भी करीबन 1,000 करोड़ के प्लस का है, जो एक अच्छा खासा विजिबिलिटी हमें दिखाता है कि आगे जाके रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट करीबन 3,265 रहेगा 1 साल के नजरिए से। ठीक है, 3265 रुपये का टारगेट, 3600 रुपये के ऊपर ये शेयर गया था और वहां से फिसल के 21-21.5 रुपये के रेंज में आया, और फिर से हम देख रहे हैं कि तेजी इसमें देखने को मिल रही है। आपके लिए संभावित जो रिटर्न है 1 साल का वो है 35% का। रीजनेबल है, कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये शेयर तो डबल ट्रिपल भी हुए हैं। तो एक वाजिब आपके लिए रिटर्न के पोटेंशियल हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से डेटा पैटर्न सुझाया गया है। 2,470 रुपये के आसपास फिलहाल ये शेयर है, आपको इसमें खरीदारी के मौके बन रहे हैं। सनी, आप ये बताइए कि पावर में भी हम देख रहे हैं कि अब चूंकि पावर भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है,
उसमें भी कई सारे वर्टिकल है, पावर फाइनेंसर्स हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं, इक्विपमेंट वाली कंपनीज हैं। कोई शेयर आपको पसंद है जहां पर आपको लगता है कि नहीं गिरावट अब कंप्लीट हो चुकी है और तेजी में अच्छे से भागेगा शेयर ये? अगेन अभिषेक जी, पावर सेक्टर से मेरी बेसिकली दो पसंद और है, एक है एनटीपीसी और आरईसी। तो मैं पहले एनटीपीसी पर फोकस करना चाहूंगा। अगेन पावर जनरेटर, वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी इन इंडिया, 76 गीगावाट की कैपेसिटी है। और कंपनी ने अपना एक टारगेट रखा है कि बाय FY 30 या FY 32 तकरीबन ये जो कैपेसिटी है 130 गीगावाट की होगी। और रिसेंटली हमने देखा भी था कि एनटीपीसी ग्रीन की जो लिस्टिंग हुई है, जिसमें कैपेसिटी 3 गीगावाट की है, वो एक्सपैंड होकर के विद इन रिन्यूएबल एनर्जी वो 60 गीगावाट FY 30 या 32 तक कंपनी एस्पायर कर रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पावर की जो डिमांड है इंडिया में 6 से 7% एनुअली बढ़ रही है, जो पावर जनरेटर है वेदर इट इज थ्रू थर्मल और रिन्यूएबल, इनकी जो डिमांड रहेगी, इनकी जो अर्निंग रहेगी वो आगे जाके बनी रहेगी। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो एनटीपीसी तकरीबन अभी 2 टाइम्स प्राइस तो बुक पर मिल रही है। कंपनी एट द सेम टाइम 14 से 15% की के आरओई कंपनी ऑन अ रेगुलर बेसिस दर्ज करती है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। तो आई थिंक एनटीपीसी को लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 450 रुपीज। ठीक है, 450 रुपए के टारगेट के साथ आप एनटीपीसी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 20% के संभावित रिटर्न एनटीपीसी के शेयर में देख रहे हैं कुछ दिनों से बढ़िया तेजी, ठीक ठाक तेजी इसमें हो रही है। हालांकि एक स्टेबल शेयर है ये एनटीपीसी, ना बहुत तेज रफ्तार से भागेगा ना बहुत तेज रफ्तार से गिरेगा। और यही देखिए कुछ जो पीएसयूज हैं उनकी खूबसूरती भी यही है, एनटीपीसी भी उनमें से एक है। तो 450 के टारगेट और एक साल के लिए आपको इसमें 20% के आसपास के रिटर्न मिल जाने चाहिए, ऐसा भरोसा है सनी को। अभिषेक जी आपके पास फिर से आएंगे। पावर की हमने बात कर ली, हमने डिफेंस की बात कर ली, एक और सेगमेंट है जहां पर हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक तेजी बनने की शुरुआत हो गई है और इन शेयरों ने काफी पैसे कमा कर दिए निवेशकों को, वो है रेलवे वाले शेयर। रेलवे में आपको अब जो मौजूदा जो वैल्यूएशन है वो कैसे लग रहे हैं और आपको क्या लगता है कि पावर, डिफेंस, बाकी पीएसयूज के मुकाबले ये शेयर भी उसी तर्ज पे परफॉर्मेंस देंगे या थोड़ा सा कम रहेगा इनका परफॉर्मेंस? जी, पावर स्टॉक भी एक हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में ये चर्चा में रहेंगे और पोर्टफोलियो में भी रहेंगे, बिकॉज इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है गोइंग फॉरवर्ड वो काफ़ी बड़ी है और अलग अलग स्पेस में है, एंड ग्रीन एनर्जी में भी इनके इतनी फोकस है। तो उस तरह से हमें सिलेक्टिवली बट एक अच्छी क्वालिटी की कंपनीज को रखना होगा जहां लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बन सकेगी। स्टॉक के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे स्पेस में करूँ तो मुझे डायरेक्ट प्लेन वनीला कंपनीज में नहीं देखना है, बट जहाँ पे थोड़ी स्पेशलाइजेशन हो उस तरह की कंपनियां पसंद आती है। यहाँ मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि राइट्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसे हम देख सकते हैं। अगेन पीएसयू के बास्केट से मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि आज का शो वहीं डायरेक्टेड है। एक मिनी रत्ना कंपनी है, लार्जली एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक होलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन देती है, कमीशनिंग सर्विस एंड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर सेक्टर को ज्यादातर केटर करती है। काफी बड़ा कारोबार है, 55 कंट्रियों के अंदर में इनका प्रेजेंस है। एंड गवर्नमेंट के रेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 2.65 लाख करोड़ की जो कैपेक्स गवर्नमेंट ने इस साल अपने बजट में अनाउंस की है, उसका एक काफी अच्छा खासा पोर्शन जो ऑर्डर बुक में कन्वर्ट होगा वो इस कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। अभी अगर हम देखें 6,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है इस कंपनी की, जो कि 3x ऑफ द सेल्स, जो करंट सेल्स है उसका 3x ऑर्डर बुक है। तो काफी हद तक हमें दिख रहा है कि एक बहुत अच्छा खासा विजिबल सिनेरियो हमें दिखता है। एंड गोइंग फॉरवर्ड इसके मुझे फंडामेंटल्स आज के वैल्यूएशन पे अच्छे लगते हैं। मेरा टारगेट इस कंपनी में 374 का रहेगा। ठीक है, राइट्स यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, 374 रुपए के टारगेट, और ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ये कंपनी देती है और भारत के बाहर भी इनका कारोबार है और डिमांड भी इनकी लगातार बढ़ती हुई यहाँ से दिखाई दे सकती है। 374 रुपये का टारगेट होगा, 29% के संभावित रिटर्न एक साल में आपको। इसमें अभिषेक अग्रवाल की तरफ से ये रिकमेंडेशन रेलवे को लेकर। सनी आप बताइए आपका अगला शेयर कौन सा होगा, कहां पर आपका भरोसा है सरकारी कंपनीज में?
या अभिषेक जी, मेरा अगला पिक रहेगा ऑयल एंड गैस सेक्टर से। तो बेसिकली इंजीनियर्स इंडिया को मैंने चूज किया है। प्रीडोमिनेटली ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो केपेक्स है उसका प्रॉक्सी प्ले है इंजीनियर्स इंडिया। अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है। एज ऑफ सितंबर एंडिंग, अक्टूबर एंडिंग, कंपनी की जो ऑर्डर बुक है तकरीबन 12,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है, जो कि मोर देन 3 टाइम्स FY24 के सेल्स पर है। और रिकॉर्ड हाई ऑर्डर इनफ्लो भी हमने पिछले 6-7 महीनों में इंजीनियर्स इंडिया के लिए आते हुए देखे थे। एट द सेम टाइम जिस तरह से जो केपेक्स प्रोग्राम है सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या अपस्ट्रीम कंपनीज का, हमें लगता है कि आगे जाके जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है काफी रोबस्ट है इंजीनियर्स इंडिया के लिए। एट द सेम टाइम जो नए एनर्जी सेक्टर हैं जैसे हाइड्रोजन है, वहां भी कंपनी की स्पेशलिटी है इन टर्म्स ऑफ कंसल्टिंग। फर्टिलाइजर प्लांट में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी है, तो मुझे लगता है कि एक वैल्यू बाय है एट अ करंट मार्केट प्राइस, एंड दैट कैन बी एडेड इन द पोर्टफोलियो विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 260। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे 25 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर कंपनी ट्रेड कर रही है। पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। बिल्कुल, पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। 300 रुपये वाला शेयर 200 रुपये का मिल रहा है, 100 रुपये सस्ता मिल रहा है आपको ये, तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी ठीक है। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी कंपनी के लिए अच्छी हैं। और 260 रुपये, मतलब 300 रुपये तक तो गया था, 260 रुपये तक फिर से अभी रिट्रेस करके फिर से ये जा सकता है आपके लिए ये शेयर। संभावित रिटर्न इसमें 30% के, ऐसा माना है सनी अग्रवाल का। 1 साल के लिए ये टारगेट होंगे। आखिरी शेयर अभिषेक जी आपके लिस्ट में कौन सा है, कहां पर और दांव लगा सकते हैं ये जो तेजी की शुरुआत हुई है इसका फायदा उठाने के लिए? तो अभिषेक जी, डिफेंस 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 इंडिया की इतनी एग्रेसिव एक्सपोर्ट टारगेट्स है, एंड अगले 5 साल में वहां पे भी एक क्लियर फोकस है कि हमारे आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है, बारिंग फ्यू एक्सेप्शनल, वहां पे हम किस तरह से अपनी ऑर्डर को, मतलब यहाँ से जो डिफेंस है वो अपने एक्सपोर्ट कर सके। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा उसमें से एक पिक रहेगा, जो काफी बड़ी तादाद में काम करते हैं और काफी पुरानी कंपनी भी है। लार्जली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स, R&D, इस तरह की चीजों में इनका फोकस रहा है। बनाते क्या है, रडार सिस्टम, सोनार सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, मिसाइल सिस्टम। तो जो भी ब्रेन वाली चीजें हैं वो बेसिकली इनके यहाँ से आती हैं। अगर हम पूरे शो के शुरुआत से लेकर अंत तक देखें तो मैंने कहा कि हमें रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वैल्यूएशन रिजनेबल हो तो ज्यादा बेहतर है। इस कंपनी का अगर हम ऑर्डर बुक देखें तो अनबिलीवेबली 74,600 करोड़ के लेवल पर है, जो कि करीबन 3.5 टाइम अपने करंट सेल्स की बेसिस पे इनकी विजिबिलिटी है। तो मुझे लग रहा है एक बहुत साइजेबल कंपनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी काफी एग्रेसिव टारगेट्स है $5 बिलियन की डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके। यूनियन बजट के अंदर में 6.5 लाख करोड़ का एलोकेशन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने किया है स्पेस के अंदर में। सो हर तरह से एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया के अंदर में, जहां भी हमारी भारत गवर्नमेंट फोकस कर रही है। टारगेट यहाँ पे मेरा 411 रहेगा। ठीक है, 411 BEL के लिए 307 रुपये के आसपास के भाव हैं। और हाल ही में भी JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट भी आई थी जिस पर उन्होंने ओवरवेट का नज़रिया दिया था BEL के लिए और भी कुछ शेयरों के लिए। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सस्टेन्ड एक तेज़ी है और 300 रुपये के लेवल को पार करके फिर से ये शेयर कारोबार कर रहा है। 411 के टारगेट के लिए इसको खरीदिए, एक बढ़िया शेयर आपके पोर्टफोलियो में ये साबित हो सकता है। सनी बताइए, आपके अगले शेयर कौन से हैं? क्या डिफेंस से हैं, या फिर माइनिंग वाला कोई शेयर है, या फिर पावर से ही कोई शेयर सुझाएंगे आप? अभिषेक जी, अगेन मैं माइनिंग सेक्टर से कंपनी को चूज करना चाहूंगा, वो है GMDC। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की प्रमोटर होल्डिंग है, इसमें 74% होल्डिंग है। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट लिग्नाइट प्रोड्यूसर है। तकरीबन आज के डेट में जो प्रोडक्शन है कंपनी का 8 मिलियन टन के आसपास आता है, और कंपनी ने अपने आप लिए एक एस्पिरेशनल टारगेट भी रखा है 15 मिलियन टन का, जो कि अगले 3 से 4 सालों में कंपनी अचीव करना चाहेगी। ऑफलेट कंपनी ने एक नए प्रोजेक्ट पर भी काम स्टार्ट किया है, जहां रेयर अर्थ मिनरल जो है वहां कंपनी ने अपनी जो पहल स्टार्ट की है, तो वहां मुझे लगता है कि उसके आउटपुट हमें अगले 2 से 3 सालों में आते हुए दिखेंगे। ओडिशा में रिसेंटली ये डाइवर्सिफाई किया है फॉर द कोल माइनिंग बिजनेस। मुझे लगता है कि एक और एट द सेम टाइम कंपनी ने एक एस्पिरेशनल टारगेट भी रखा है कि जो रेवेन्यू है उनका 3 से 4 गुना अगले बाय 2030 अचीव करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि आफ्टर दिस सेक्शन एक डिसेंट एडिशन रहेगा पोर्टफोलियो में विद प्राइस टारगेट ऑफ ₹440 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। ठीक है, GMDC को लेकर ये व्यू 352 रुपये के आसपास का भाव है।
₹440 के टारगेट, संभावित रिटर्न 23% की और अवधि 1 साल की। तो ये कुछ बेहतरीन शेयर हमारे दोनों के दोनों एक्सपर्ट की तरफ से। अभिषेक अग्रवाल की पसंद है डेटा पैटर्न है, BEL है, REC, राइट्स, ये कुछ शेयर्स हैं अभिषेक की तरफ से। और सनी की बात करें तो कोल इंडिया, NTPC, EIL और GMDC पर सनी ने भरोसा जताया है। तो 4 और 4 8 शेयर आपको मिल गए। उम्मीद करते हैं कि आप चाहे PSU खोज रहे हो, रेलवे खोज रहे हो, पावर खोज रहे हो, डिफेंस खोज रहे हो, आपके प्रश्नों के उत्तर आपके शो के जरिए मिल गए होंगे। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। और सनी और अभिषेक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। आशीषा और शरद, आपका भी शुक्रिया बहुत ही बेहतरीन रिसर्च लेकर आने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 हाउस स्वदेश के साथ। नमस्कार।